नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से मैं अपनी प्रिय कवि अपर्णा नेकवर्णा जी के साथ हूँ। अचंभा है कि इतने दिनों से उनको पढ़ा क्यों नहीं। लंबा अरसा गुजर गया, उनसे एक सहृदय मित्रता है। कई आयोजनों गोष्ठियों में, साहित्यिक चर्चाओं में उनके साथ उठती बैठती रही हूँ और एक सहृदयता, एक सदाशयता, एक बैलेंस जिसको कहते हैं ना, संतुलन, उनके भीतर हमेशा से एक आत्मीय सम्मोहन है जिससे मैं भी अछूती नहीं हूँ। शोधार्थियों, अपर्णा नेकवर्णा जी का जन्म स्थान पटना है। इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और अगर व्यवसाय की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली में काम भी किया। विवाह के बाद मिज़ोरम आइजल मिज़ोरम में, लखनऊ के बाद 2008 से दिल्ली में वो अपने परिवार के साथ, पति और पुत्री के साथ रह रही हैं। पढ़ने में रुचि तो उनको बचपन से रही है। जब हम उनकी कविताओं के सहयात्री बनेंगे तो आप देखेंगे कि साहित्य से, समाज से, कला से, संगीत से उनका रुझान बचपन से ही रहा है। लेखन संयोगवश थोड़े ही अरसे पहले उन्होंने शुरू किया। लेखन कहें, प्रकाशन उन्होंने 40वें दशक के बाद शुरू किया। कविताएं हों, कहानियां हों, कुछ संग्रहों में प्रकाशित हैं, साहित्यिक गोष्ठियों में, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में, वेब पोर्टल्स पर लगातार सक्रिय भागीदारी करती रही हैं। इनकी कई कविताएं और कहानियां समसामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। अधिकांशतः हिंदी और कभी कभार अंग्रेजी में भी इनका लेखन चलता रहा है। इन्होंने दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे से संभाला है और दोनों भाषाओं में इनकी अच्छी पकड़ है। इनकी कविताओं का अनुवाद पंजाबी में, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, स्पेनिश, नेपाली, गुजराती, इन तमाम भाषाओं में हो चुका है। अपर्णा नेकवर्णा जी अपने बारे में बहुत कम कहती हैं। ये वजह भी रही, लगभग 3 इतवारों से बेचैन हूँ मैं कि उनको मैं पढ़ूँ, पर वो अपने बारे में कम बताती हैं। और जो कुछ मैं जान पाई अपने शोध से, अपर्णा नेकवर्णा जी की जो नवीनतम कविताएं हैं, उम्मीदों की फहरिस्त थामे हुए, ये कविता की अलख जगाती हुई और उम्मीद जगाती हुई कविताएं हैं। समकालीन कवियों को जब हम पढ़ते हैं तो ज़रूर उनको देखें, परखें शोधार्थियों, क्योंकि हम जब इनकी कविताओं के सहयात्री बनेंगे तो हम ये देखेंगे कि साहित्य के प्रति इनकी महती जिम्मेदारी है। आप जो कुछ भी पाठ्यक्रम में है पढ़ते हुए इन कविताओं को चिन्हित अगर करते हैं तो अपर्णा नेकवर्णा जी की कविताएं उम्मीद की कविताएं हैं। लगभग कई वर्षों से पत्रकारिता का भी हुनर और अनुभव इन्हें प्राप्त हुआ। फिल्म प्रोडक्शन से भी जुड़ी रहीं। विवाह के बाद वो अब पूरी तरह से दिल्ली में एक गृहिणी, एक घरैतिन, और घरैतिन जब मैं कहती हूँ तो जो घर बनाती है, जो घर बसाती है, ऐसी स्त्रियाँ भीतर, अपने भीतर बहुत सा अनबूझा सैलाब भी संभाली रहती हैं। तो उस अनबूझे सैलाब को भी आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इनकी कविताएं गुलमोहर में, कथा देश में कई अंकों में मैंने भी पढ़ी हैं, और आभासी दुनिया में तो कविताएं प्रकाशित होती ही रही हैं। पहली कविता जो मुझे पसंद आई, एक ठेठ ढीठ औरत। औरतें ठेठ भी होती हैं और ढीठ भी, लेकिन ये ढिठाई और ये ठेठपन, ये ठसक आता कहाँ से है, इस कविता के जरिए हम जानेंगे। सुबह से दिन कंधे पे सवार, उम्मीदों की फहरिस्त थामे, इसकी उसकी अपनी सबकी ज़रूरतें पूरी हो भी जाएं, जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से सब दिखते हैं। दौड़ूं जाऊं नज़रें बचा के, 2-1 बातें अपने मन वाली भी कराऊं, 2-1 बातें अपने मन वाली भी कराऊं। बिना रोक टोक परवर्जनाएं कुंठा बन गई हैं। बिना बुरा विभत्स हार सोचे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचती। खुद को पुरजोर अंदाज में
सब ओर रखती हूँ, पर ऐसा करने में चालाकियाँ दूसरों की नजर आती हैं। काटती हूँ उनको अपनी चालाकियों से जहाँ भांप ली जाती हूँ, लोमड़ी करार कर दी जाती हूँ। जहाँ नहीं वहाँ बेचारी का मुंह बनाना अब खूब आता है मुझको। इस पूरी स्वांग लीला से घिन आती रहती है धीरे धीरे, पर चारा कुछ भी नहीं। या तो बागी घोषित हो जाऊं और अकेली झेलूं रेंगती नजरें, टटोलते स्वरों को, या ओढ़ लूं औरतपन की चादर और चैन की सांस लूं अकेले, और बेचारगी पोत लूं मुंह पर जैसे ही कोई छेड़े उस छाते को। मैं उस ढीठ औरत की तरह, मैं ऐसे ही एक ढीठ औरत थोड़े ही हूँ, मैं ऐसे ही ठेठ औरत थोड़े ही हूँ। तो ये जो ढीठ औरतें हैं, जो ठेठ औरतें हैं, ये औरतपन को, यानी शाश्वत स्त्रियां जो वर्जनाओं में जीती रहीं, निषेध, नकार, असंतोष, अतृप्ति, पीड़ा बता नहीं पाई, जो अपनी बेचैनियों को कुछ सकारात्मक रूप दे नहीं पाई, जो अपनी यातना को रचनात्मक नहीं बना पाई। अपर्णा अनेक वर्णा ऐसी नहीं है। उन्होंने अपनी पीड़ाओं को, अपनी घुटन को, अपने भीतर की बेचैनियों को बेसबब पाला भी, बेहिसाब ढंग से उसे सकारात्मक बनाया, रचनात्मक बनाया। शोधार्थियों, तो वो जो शाश्वत स्त्रियां हैं वो लगातार इन नई स्त्रियों से टकराती हैं, और ये नई स्त्रियां अपनी जगह अपनी कुवत काबिलियत से बना लेती हैं और उस औरतपन से अपने को बचा लेती हैं। तो मैं ठेठ हूँ, मैं ढीठ हूँ, और हम जैसी औरतों की ये कहानी है, और अपर्णा अनेक वर्णा की ही जुबानी कि हाँ मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे वो चालाकियाँ, वो शातिरपना, वो दूसरों को ठेस पहुंचाकर, किसी प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे के पीछे बात बनाकर काम बनाना नहीं आता। यही वजह होगी कि इस भागम भाग में, इस रेस में, इस प्रतिस्पर्धा में अपर्णा अनेक वर्णा अपने को शामिल नहीं करती। एक और कविता मुझे बहुत दमदार लगी, सुहाग सौभाग्य। जब तमाम प्रगतिशील सोच, विचार हम स्त्रियों के नूपुर पर, पायल पर, बिछिया पर, सिंदूर पर, बिंदी पर, साज श्रृंगार पर प्रश्न उठाते हैं, तो ये कविता मानीखेज है। ये कविता आप देखें। आलता लाल एक जोड़ी घिसे पांव, निकल पड़े हैं आदिम दिशा को, कर आई विदा जिन्हें बस कल ही, वो पलटे नहीं न ठिठके, नहीं बदली दिशा अपनी, पुकारता रहा आकाश, बरसता रहा जल, खूब धधकी अग्नि, चंदन पहने डोलती रही पवन, धरती ने फिर किया वहन एक और वियोग का भार। अपने आदिम धैर्य से संकोच ने रुदन को जकड़ लिया, संकोच ने रुदन को जड़ दिया था ग्रंथियों में ही, दुबकी रही वह महानगर की थमी वीथिकाओं से उभरी संवेदना, जुटी और फिर वहीं लौट गई असहाय सी, एक दूसरे से आंख चुराए। लौटती मेरी देह से झूलता रहा चिरायंध, चटकता रहा कानों में बंधनों का खुलते जाना, मन में बिखरा रहा कुछ देर शमशान वैराग्य, फिर कपूर सा उड़ गया, बस एक चिन्ह से स्मृति में रुके हुए हैं, आलता से लाल जोड़ी, एक जोड़ी घिसे पांव। तो ये घिसना जो है, ये अनुभव के आवे में सींचना है, ये उम्र का पकना है, ये परिपक्व होना है, सौंदर्य का, मिजाज का, प्रेम का, और सौंदर्य सूचक जितने ये श्रृंगार के और साज श्रृंगार के प्रतीक हैं, इनको दरअसल अपर्णा अनेक वर्णा किस नज़र से देखती हैं, ये मानीखेज है, इसे चिन्हित किया जाना चाहिए। एक बहुत छोटी सी कविता है, 5 कविताओं के अलावा ये एक छोटी सी कविता मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। गिरना, गिरने से बहुत पहले शुरू हो जाता है, गिरना गिरने से बहुत पहले शुरू हो जाता है, जब जड़ें छोड़ने लगती हैं मिट्टी का हाथ, खोने लगती हैं भरोसा धरती पर। गिरना गिरने से बहुत पहले शुरू हो जाता है।
तो गिरावट की बात है। जो जड़ों से अपने जुड़ा हुआ नहीं होगा, जो अपने सोते में खुबा हुआ नहीं होगा, जो अपने सोर्सेस से, जल जंगल जमीन माटी जिससे हम आप बने हैं, उससे अगर जुड़ा हुआ नहीं होगा तो फिर उसका उखड़ना बिखरना अवश्यंभावी है। एक और कविता विश्लेषण के लिए, बाकी जो भी बचा। शरीर की कोशिकाओं का मरना जारी है, साथ ही जारी है कहीं पहुंच सकने के संतोष के भ्रम का मरना। देह और मन बट कर बनाए गए सारे रास्ते मिटते रहते हैं, कहीं भी पहुंचते ही खो जाता है वहां होने का प्रयोजन। हाँ, बस खुद को पहले से ज्यादा रोज मिलने लगी हूँ, एक बुलबुले में कैद अपनी इस सोच को अगर बाहर से देख सकूं तो एक्वेरियम में अकेली बची उस मछली की तरह ही है, वो जो बाकियों को मार चुकी है या जैविक किसी वजह से उनकी उम्र की दौड़ जीत चुकी है। अब एक घुन्नी और बेवकूफ जिद में अपने अकेलेपन का पीछा करती है। घुन्नी और बेवकूफ जिद में, तो ये जो ठेठ औरतें होती हैं ना, जो देसी औरतें होती हैं, जो अपनी जिद और अपने ठसक को जीती हैं, वो ऐसी ही बेवकूफ़ कहलाती हैं, जिद्दी कहलाती हैं। लेकिन उनको यथास्थितियों की जड़ता तोड़ना आता है। उनको अपने इर्द गिर्द आसपास का जो पाश है, सुनहरा पाश है, जो सुनहरा जाल है, जो चमक दमक है, जो फैब्रिकेशन है, उसे तोड़ना आता है। और यह पढ़ना नहीं पढ़ना बखूबी जानती हैं। एक कविता है उमस। फ्रीडा की चिर रुखशैया और फीतों वाली कसी पोशाक के बीच कहीं से उसके पकते सूखते घावों और आईने से चित्रों के रास्ते वर्षा वनों की किसी प्रौढ़ बारासिंगे सी ठिठक ठिठक कर बढ़ती आती है उमस। मीजो बांसवनों के उष्ण कटिबंधीयता में उभरती बज उठती है रह रहकर झींगुर की तमाम पीढ़ियों में, उनके गुण सूत्रों में पिरोई कड़ियां बनकर। हुगली जल पर बहती डूबती उतराती उमड़ आती है घाट की सीढ़ियों पर, काली पट के जवा पुष्प सरका कर तनिक सुस्ताती है। दर्शन को आई नववधू का सिंदूर पसीज कर नाक की नोक तक बह जाता है। सबसे लाल जवा पुष्प वही है, भाप के नक से कुरेदती है लाल माटी। संथाल वनांतर की पुचकार पुकारती है बीज में सोए शिशुवनों को। हड़िया महुआ सघा सकवा बांसुरी मांदर के तिलिस्म के बीच हुलसती है ममत्व से छलक जाती है। ये पंक्ति गजब है। हुलसती है ममत्व से छलक जाती है, हमने भी तो बालों में सीने पर और कान के पीछे पहन लिया है उसे गहनों की तरह। उमस हमारी सधी हुई दूरियों में रेंगती है व्यक्त करने की कगार से लौट लौट कर, पटक कर केश बिखराए हारी थकी बीच में आ पसरती है उमस। शोधार्थियों, यहाँ आदिवासी परिवेश, ग्रामीण तो नहीं कहूँगे इसे, एकदम प्राकृत, एकदम नैसर्गिक, एकदम जिसे कहते हैं ना रॉ रफ, जहाँ जरा भी कृत्रिमता नहीं, जहाँ जरा भी सजावट बनावट नहीं, बसावट है। लेकिन जल जंगल जमीन है तो वो हमें बसाएंगे। तो जो नैसर्गिक फूल है, जो चटक लाल रंग है, जो सुर्खी है, वो जो उतर आती है बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी तामझाम के, जो रंग रंग में समा जाती है, उस खूबसूरती की बात इस कविता में की गई है। और ऐसी औरतें उस घुटन को, उस उमस को पी जाती हैं और उसमें भी श्रृंगार कायम है। श्रृंगार मतलब सिर्फ सौंदर्य नहीं होता, सिर्फ संयोग नहीं होता। श्रृंगार मतलब होता है सजावट, श्रृंगार मतलब होता है रस राग रंग का बचे रहना। तो ये बने रहेंगे, ये बचे रहेंगे जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे, प्रकृति के उन नैसर्गिक सुखों से, राग रंग से उत्सव धर्मी बने रहेंगे,
तब तक यह सब कुछ बचा रहेगा। और ये एक जो कलेवर है, तेवर है इस श्रृंखला का, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला का, ये एक आखिरी कविता, श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन। ये थोड़ी सी मुझे धारदार लगी, थोड़ा सा व्यंग्य इसमें लगा, तो मैंने इसे शामिल किया। जो मारता है वो कौन है? जो मारे गए वो कौन थे? जो बचा न सके वो कौन रहे? जो सियासत करेंगे वो कौन है? और आज के संदर्भ में सबसे प्रासंगिक जो प्रतिक्रियाएं दे रहे वो कौन हैं? इन सब से हटकर वो कौन है जो मौन है? इन बिंदुओं पर सोचने की जगह हम सिर्फ नाराज हैं। ये फलसफा नहीं, क्रूर सच्चाई है। एक प्रतिनिधि युद्ध लड़ते हैं अपनी रोजमर्रा के निजी पराजयों के विरुद्ध मात्र, बस जीतने भर की तृप्ति के लिए, बस जीतने भर की तृप्ति के लिए अपनी जेबों से लेबल निकालकर हर दूसरे का माथा खोजते हैं। बहस संवाद सुने बिना होते हैं इस सार्वजनिक मंच पर जहां हम उतने ही निजी स्पेस में भी हैं। अपने अपने क्रोध से लैस हम सिर्फ कहने बैठते हैं, कोई सुनता नहीं है किसी का, कोई पढ़ता नहीं है। विवाद में हम रहते हैं, संवाद नहीं करते। अपनी अपनी जेबों से लेबल निकाल हर दूसरे का माथा खोजते हैं। बहस संवाद सुने बिना होते हैं इस सार्वजनिक मंच पर जहां हम उतने ही निजी स्पेस में भी हैं। अपने अपने क्रोध से लैस हम सिर्फ कहने बैठते हैं। ये भी आतंकवाद ही है। आहा, अरे साहब, या तो अपने स्तर वालों से भिड़े, नहीं तो सामने वाले की समझ देखकर ही कुछ कहें। अपनी अपनी कहकर अपने अपने अहम को सहलाने वाले हम सब के सब भी आतंकवादी हैं। हम सब के सब भी आतंकवादी हैं। और ये कोई कविता नहीं है। जी हाँ शुद्धार्थियों, जी हाँ दोस्तों, ये कोई कविता नहीं है, ये विद्रोह है, ये प्रतिरोध का स्वर है, ये आंदोलन है, ये निजता की खोह से, सुरक्षित कगारों से, सुरक्षित कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का आह्वान है। और यह आह्वान अपर्णा अनेक वर्णा करती हैं। आभासी दुनिया में तमाम तरह के आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं बनने पाते? हम एक साथ एक सहयोग की बात, सौहार्द की बात, बड़ी अच्छी बात करते हैं, दूसरों पर प्रश्न जड़ते हैं, दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, विवाद करते हैं, लेकिन उन सवालों के घेरे से कोई सॉल्यूशन एरिया, कोई संवाद का पुल नहीं बनता। और ये चिंता का विषय है। अपर्णा अनेक वर्णा इसी के लिए चिंतित है। तो चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, और वो चिंतन कर रही हैं। एक अगली कविता, दृश्य में टांकती हूँ। सुविधानुसार कुछ आवश्यक उपस्थितियाँ जो फिलहाल अनुपस्थित हैं। दृश्य में टांकती हूँ सुविधानुसार कुछ आवश्यक उपस्थितियाँ जो फिलहाल अनुपस्थित हैं। बुरक देती हूँ संवेदना, सम्मोहन, सामिप्य। नमक को स्वाद अनुसार ही होना था, नमक को स्वाद अनुसार ही होना होता है। कतरती रहती हूँ सभी चुभती अतिरिक्तताएं, कतरती रहती हूँ सभी चुभती अतिरिक्तताएं। अनावश्यक माने गए हर सिरे को धर उड़ा देती हूँ फूंक मारकर। कुछ संतुष्टियों के पीछे पीछे चलती एक नया भूगोल जीवन का रचने लगती हूँ। संवारती हूँ इसी तरह दृश्य को, अक्सर समक्ष से पलायन कर जाती हूँ, अक्सर समक्ष से पलायन कर जाती हूँ। तो एक बड़े विशाल कैनवास को बनाने के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए छोटे छोटे निहितार्थों को छोड़ना होता है, छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ना होता है। और ये अपर्णा अनेक वर्णा जानती हैं। वो कहती हैं कि सब कुछ स्वाद अनुसार, जो रंग में भंग न करे, जो परिदृश्य को पारदर्शी बनाए, जो सब तक पहुंच जाए। करुणा तो वही है ना, मर्म वही है, पीड़ा वही है, मानवता वही है, जो सब में बराबर से पहुंच जाए। तो वो कहती हैं कि मैं संवेदना को बचाए हुए हूँ, सम्मोहन को बचाए हुए हूँ, सामिप्य को, आत्मीय जो उनके व्यक्तित्व का भी हिस्सा है, उस आत्मीयता को बचाए हुए हूँ।
और अनावश्यक जितनी चीज़ें हैं जिनको मान लिया जाता है, जो अतिरिक्तताएं हैं, उनको जैसे सुपारी की तरह कतरती हूँ। वो शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा, कतरना। और संतुष्टियों के पीछे पीछे नहीं भागती, एक नया ही प्रतिसंविधान रच रही हूँ, एक नए भूगोल की तैयारी कर रही हूँ, एक नए जीवन का पुनर्सृजन कर रही हूँ। तो संवार रही हैं वो जीवन को, और जीवन को एक निश्चित उद्देश्य दे रही हैं। सैल्यूट, बहुत शुक्रिया।